तब पुलिस वालों को लगा कि अगर ये लोग कुछ जानते होते तो अब तक अपना मुंह खोल देते, और नहीं खोल रहे हैं, इसका मतलब ये लोग कुछ नहीं जानते, निर्दोष हैं, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए। इसके बाद पुलिस वाले उनको छोड़ते हैं और दूसरी तरफ बढ़ते हैं। परिवार वालों से पूछा कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? परिवार वालों ने कहा कि साहब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, जितनी बार पुलिस वाले पूछें उतनी बार परिवार वाले सहम भी जाएं कि ऐसा लगे कि परिवार वालों में ही कोई कातिल है। पुलिस वाले ये चीज देखें, उनके मन में और डाउट हो। पुलिस वालों की शक की सुई परिवार वालों की तरफ घूमी। उन्होंने पति को टटोलना शुरू किया, उसको उठाया, उससे पूछताछ की कि तुम कुछ जानते हो या फिर नहीं जानते हो, तुम्हारे पास कोई मोटिव तो नहीं था मारने का। ये तमाम तरह के सवाल। इधर जो पति था वो भी अपने तरीके से तमाम सवालों के जवाब देता रहा, तमाम तरीके से पूछताछ के उत्तर देता रहा, लेकिन ना ही कुछ बात आगे बढ़ी, ना ही कातिल समझ में आया कौन है। पुलिस वाले कभी शक की सुई पे दुश्मनों को उठाते, कभी परिवार वालों को टटोलते, जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे, ना ही कोई सबूत हाथ लगा, ना ही कोई सुराग हाथ लगा, ना ही कातिल के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिली। हैरान परेशान पुलिस वाले अब करें क्या। इसी दौरान पुलिस वालों के जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मरने वाली महिला का कॉल डिटेल खंगालें। पुलिस वालों ने कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया। जब कॉल डिटेल खंगाला तो एक नंबर मिला जिसका नाम था सुभाष। परिवार वालों से पूछा कि सुभाष कौन है? परिवार वालों ने कहा कि हम नहीं जानते। इसके बाद सुभाष के बारे में जब पता किया तो बड़ी हैरान करने वाली चीज पता चली। सुभाष लगभग 30 साल तक जेल में रहा था। 30 साल तक लगातार उसने कुछ क्राइम किया था। उस क्राइम की वजह से शायद उसके ऊपर रेप के चार्जेस थे। रेप के आरोप में वो जेल में था। 30 साल बाद छूटा था और उसी के साथ इस महिला के ताल्लुकात थे। पुलिस वालों ने देखा कि एक तो क्रिमिनल बैकग्राउंड, दूसरा ताल्लुकात, एक काम करो अब सुभाष को उठाओ। इसके बाद पुलिस वाले सुभाष को उठाते हैं। उठाने के बाद अब जब पूछताछ करते हैं, शुरुआत में इधर उधर सुभाष बताता है, लेकिन अंत में जब पुलिस अपने आप पे आती है तब एक ऐसी कहानी निकली कि वास्तव में इस कहानी को सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे कोई कत्ल कर सकता है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है कई साल पहले। दरअसल अलका की एक बेटी थी। अब चूंकि नाबालिग थी तो उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आमतौर पे अलका हर माँ की तरह चाहती थी कि उसकी जो बिटिया है पढ़े लिखे, जीवन में आगे बढ़े, लेकिन इधर अलका की जो बेटी थी उसको अजीब तरह की लत लग गई थी। कभी वो किसी लड़के से बात करती, कभी किसी से मिलने चली जाती, कभी किसी के साथ पकड़ी जाती। वो तमाम चीज़ें जो चरित्रहीनता के लक्षण थे वो इस लड़की के अंदर थे। लगातार माँ अपनी बिटिया को समझाती रही, लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। अलग अलग जगहों से जब उलाहने आने लगे, अलग अलग जगहों से लोग कंप्लेन करने लगे, बताने लगे। चूँकि गाँव का मामला, कोई ना कोई कुछ न कुछ कह देता है। माँ अब लगातार अपनी बिटिया पे शक्ति बरतने लगे। इधर माँ ने जब शक्ति बरतनी शुरू की तो एक और चीज हुई। न जाने कब मौका पा कि ये लड़की अपने ही गांव के रहने वाले अखिलेश के साथ भाग गई। अब अखिलेश के साथ भागी, 6-7 महीने तक न जाने कहाँ रही, और उम्र भी लगभग 15-16 साल। इधर उधर दोनों एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन 6 महीने बाद घर की याद आई। जब पैसा खत्म हुआ तो लौट के वापस आई। जब लौट के वापस आई तो गांव में बड़ी बदनामी होने लगी। माँ बाप को लगा कि यहाँ रखना फ़ायदेमंद नहीं है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, कोई भी इसके घर नहीं आता। इसी वजह से अलका ने इस लड़की को अपने मायके भेज दिया। मायके गई, मायके में भी इसका सेम रवैया। कभी अपने किसी बॉयफ्रेंड को बुला ले, कभी किससे मिलने चली जाए, वहाँ भी उसने 2-3 बॉयफ्रेंड बना लिए। अब मामा ने जब ये बात देखी, अलका के भाई ने, उसने अलका को फ़ोन किया और कहा कि ये जो बवाल मेरे सर पे ला के पाल दी हो इसको लेके जाओ, ये यहाँ रहेगी, यहाँ हमारे बच्चों का संस्कार गड़बड़ हो रहा। अब ये बात जब भाई ने बोली तो फिर अलका को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तब एक काम करते हैं, इसको निपटा ही देते हैं। यहाँ रहेगी, यहाँ नाक कटाएगी, जहाँ भेजेंगे वहाँ नाक कटाएगी, इससे अच्छा इसको मार देते हैं। लेकिन मन में एक डर था कि अगर खुद मारेंगे तो फंस जाएंगे, तो एक काम करो, किसी को सुपारी दे दो। तब इसने पता करना शुरू किया कि आखिर सुपारी किसको दें, कौन ये काम कर सकता है। इसने अपने स्तर पे पता किया, चूँकि इसके भी जो इतिहास रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही थे, अलग अलग लोगों से रिलेशन रखना, अलग अलग लोगों से बातचीत करना। तब जब अलका ने पता किया, अपने मुखबिरों को एक्टिव किया, तो पता चला कि कोई सुभाष है,
रेप के चार्ज में अभी 30 साल बाद छूट के आया है और ये काम वो कर सकता है। अलका अब सुभाष से मिलने जाती है। मिलते मिलते फिर बातचीत करती है। मौका दे के अपना मोटिव बताती है और कहती है कि 50,000 रुपये है मेरे पास, वो ले लो और मेरा काम कर दो। अब ये बात जब सुभाष सुनता है तो कहता है ठीक है, पैसा दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पैसा ले लिया। फिर पूछा कैसे मारना है। तब अलका ने बताया कि मैं मुकदमे के लिए अपनी बिटिया को लेके जाऊंगी, बोलूंगी साथ चलना, उसके बाद तुम उसको मार के फेंक देना। मैं बता दूंगी कि मैं पेशी पे गई थी, वहां से वो भाग गई। अच्छा, भागती भी रहती है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, बात इग्नोर हो जाएगी, दब जाएगी। सुभाष को भी लगा कि भाई आइडिया बढ़िया है। वो सुपारी लेके घर पे गया। घर पे जाने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया जो भी हाल में बनी थी। गर्लफ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा काम मिला है, ये काम मैं करने जा रहा हूँ। अब गर्लफ्रेंड जब ये बात सुनती है सुभाष की, उसे बड़ी हैरानी होती है, बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत जिज्ञासा के साथ वो पूछती है कि अच्छा कहाँ का मामला है। सुभाष बताता है कि एक लड़की है अलका, उसकी बिटिया को मारना है। अच्छा, इधर गर्लफ्रेंड ये बात जब सुने और ताज्जुब हो कि अलका की बिटिया। फिर उसने कहा कि अच्छा फोटो है। बॉयफ्रेंड ने कहा हाँ सुभाष ने, फोटो है। उसने कहा भेजो। अब अलका ने जो फोटो भेजी थी, जब सुभाष ने वो फोटो अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी, भेजने के बाद जब गर्लफ्रेंड उस फोटो को देखती है, फौरन कहती कि एक बार इस फोटो को गौर से देखो और मुझे वीडियो कॉल करो। फोटो जब सुभाष गौर से देखता है तो देखने के बाद उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, क्योंकि ये फोटो किसी और की नहीं, सुभाष की ही गर्लफ्रेंड की फोटो थी। क्योंकि सुभाष पिछले कुछ महीने से अलका की बिटिया से भी बातचीत कर रहा था। अब ये बात जब सुभाष देखता है, इधर बिटिया सुनती है, अब दोनों को लगा कि जब माँ ये सोच रही है कि मार दिया जाए, तब बिटिया ने अपना सातिर दिमाग लगाया और कहा कि काम करो, मेरी माँ को ही मार दो, पैसे तुम्हें मिल ही गए, मुझे मारो या उसे मारो। मुझे मारने में तुम्हें 50,000 रुपये भी मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने मेरी माँ को मार दिया तो तुम्हें मैं भी मिल जाऊंगी। सुभाष चूंकि वो रेपिस्ट पहले से ही था, उसको लग गया कि बस बात ठीक है। पूरा प्लान एज इट इज चलने लगा, लेकिन स्क्रिप्ट बदल गई कि अब माँ को नहीं, बेटी को नहीं बल्कि माँ को मारना है। पूरे प्लान के तहत दोनों पहले तो बुलाते हैं, पहुंचती है अलका वहां पे। फिर पहले ये एक्टिंग की जाती है कि मैंने मार दिया, फोटो भेज दिया जाता है चूंकि पैसे लेने थे। जब कत्ल की फोटो उसने भेज दी, चूंकि उस लड़की को सुभाष अपने पास बुलाता है, लिटाता है, गले पे खून लगा के फोटो खींचता है, कहता है कि देखो मैंने मार दिया। फोटो भेज दी। अलका को लगा कि चलो काम हो गया। उसके बाद अलका को उसने बुलाया, कहा पैसे दे दो। अलका पहुंची, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। वो इधर उधर बात घुमाने लगी, इधर उधर करने लगी। सुभाष को लग गया कि ये पैसे नहीं देने वाली। इसी दौरान उसको एक गर्लफ्रेंड भी मिल चुकी थी, उम्र भी 17 साल। तब उसने अपना दिमाग लगाया और कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम नहीं मिल सकते तो चलो मेरे साथ कम से कम दुर्गा पूजा ही देखाओ। अब उसे भी लगा कि चलो घूम टहल के बाद रफा दफा हो जाएगी। वो अपने घर से कोर्ट जाने के बहाने निकली ही थी। उसको लेके निकल जाता है आगरा। आगरा में इधर उधर घुमाता है। घुमाने के बाद अंत में इसी जसरतपुर थाने में एक गांव है, चंदनपुरजला गांव। इसी चंदनपुरजला गांव में लेके आता है और वहां पे उसको उसकी बिटिया से मिलाता और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी बिटिया को नहीं मारा था। इसके बाद माँ के सामने वो बिटिया अपने उस नए आशिक से कहती है कि मेरी माँ को मारो, चूंकि इसने मेरी सुपारी दी थी। उसके बाद वो आशिक माँ को मार देता है और उस लाश को बाजरे के खेत में फेंक देता है। और वही लाश जब बदबू करना शुरू करती है, तब आसपास के कुछ लोग उस महक से जब परेशान होते हैं अगले दिन, चूंकि गर्मी का महीना, लाश कुछ घंटों में अब सड़ जाती है और खासकर जब ज़मीन के संपर्क में है तो तुरंत सड़ेगी। तो फिर उस लाश के बारे में पुलिस को फ़ोन जाता है। तब ये पूरी कहानी सुलझती है। तो आप सोच के देखिए कि एक माँ अपने बिटिया को मारने के लिए सुपारी देती है, सुपारी किलर सुपारी ले लेता है, तमाम प्लान ठीक रहता है, लेकिन अंत में स्क्रिप्ट में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी जाती है कि बिटिया को नहीं माँ को मारना है। तो इस पूरी कहानी में आखिर किसकी गलती है? उस माँ की, उस बिटिया की, उस सीरियल किलर की, या फिर हमारे समाज, हमारी सोसाइटी की? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।